अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो मोदी जी से रिलेटेड। तभी तो मैं इतनी खुश दिख रही हूँ आपको। मेरी खुशी देखकर आपको पता चल जाना चाहिए। तो चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, सो सॉरी टू से मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। जिंदगी विद रिचा, ये तो चैनल का नाम है। वो था मोदी का विरोधी। गुजरात में जो 2002 में जो दंगे हुए उसमें हमारी फैक्ट्री जो थी वो जल गई, ऑफिस जल गई, घर जल गया था और हम लोग ऑलमोस्ट सड़क पे आ गए थे। खुलकर की मोदी की खिलाफत। इस फसाद में यूँ लगा कि यार इनफ इज इनफ। तो इस बार यूँ लगा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। फिर हुई मोदी से एक मुलाकात। 5th फ्लोर पे मोदी साहब का कमरा था, तो वहाँ खड़े थे मोदी साहब, मुझे इस्तकबाल किया और मेरे गले में हाथ डाला और बोला यार क्या चल, यूँ करके उनकी जो स्टाइल है ना एकदम। मुलाकात हुई, क्या बात हुई कि मोदी का विरोधी बना उनका मुरीद। तो मैंने कहा सर आप 5 करोड़ जो गुजराती की बात करते हो, तो वो 5 करोड़ में हम 50 लाख हैं या नहीं? तुम मेरे हो, उस पर मोदी ने मुझे 20 मिनट तक लेक्चर दिया वहीं। नमस्कार, जिंदगी विद ऋचा के कॉन्वर्सेशंस में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं। और आज से नहीं, तब से जब से मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों के बाद इन्होंने ही अपना बहुत कुछ गंवाने के बाद मोदी के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन शुरू किया था, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वही जफर सरेशवाला जो मोदी के बहुत बड़े विरोधी माने जाते थे, वो आज उनके सबसे करीबी माने जाते हैं। और क्या वो करीबी अभी भी बनी हुई है जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी के साथ थी इनकी? क्या आज देश के प्रधानमंत्री के साथ भी उतना करीबी रिश्ता इनका है? और बहुत सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज ही मेरे साथ जुड़े हैं जफर साहब। बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद ऋचा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो चलिए बात यहीं से सबसे पहले शुरू करते हैं। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए, आपने अपना बहुत कुछ खोया, गंवाया, मेरे ख्याल से फैक्ट्रीज आपकी जला दी गई और आपने एक बड़ा कैंपेन मोदी विरोध में शुरू किया। थोड़ा सा चाहूँगी तो उस कैंपेन के बारे में बताएं और उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि आज अगर मोदी के समर्थकों का नाम लिया जाता है तो आपका नाम बहुत ऊपर आता है। नहीं देखिए, बिल्कुल गुजरात में जो 2002 में जो दंगे हुए उसमें हमारी फैक्ट्री जो थी वो जल गई, ऑफिस जल गई, घर जल गया था और हम लोग ऑलमोस्ट सड़क पे आ गए थे। लेकिन वो पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी जो फसाद हुए जितने भी, बल्कि अहमदाबाद में जो फसाद होता था तो सबसे पहले आग लगती थी हमारी फैक्ट्री को। 69 के राइट में, 85 में, 87 में, 90 में, 92 में और फिर ये 2002 में। लेकिन ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी रही कि वो आग हमारे लिए हमेशा बाग बन गई, तो फिर खड़े हो गए। लेकिन ये हुआ कि इस फसाद में यूँ लगा कि यार इनफ इज़ इनफ। यानी परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम जो है, क्योंकि कभी भी किसी फसाद में जो करने वाले थे वो कभी गिरफ्तार हुए नहीं, ना कभी किसी को सज़ा मिली। तो इस बार यूँ लगा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। तो बोले किससे करें? तो बोले हमने सोचा भाई चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके ख़िलाफ़। तो चूँकि मैं इंग्लैंड में था उस ज़माने में, तो हमने उनके ख़िलाफ़ एक छोटा शुरू किया, लेकिन वो बात आगे चलकर एक बड़ा वो बन गया और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े। हमने बड़ी मूवमेंट की कई शहरों में मोदी साहब के ख़िलाफ़ और वहाँ के प्रदर्शन भी किए, इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किए। फिर मैंने वहाँ के MPs, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, उनको इस्तेमाल किया। हम खुद उस ज़माने में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर साहब, उनसे हम मिले। फिर लगा कि नहीं इस तरह इससे नहीं होगा, यानी इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल करने की सारी तैयारियाँ की और उसमें हमने शेरी बूथ, जो टोनी ब्लेयर जो हैं उनकी अहलिया है, जो बहुत ही मशहूर ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, उनको हमने हायर किया। और सिर्फ यही नहीं, ये सब आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे थे या एज एन ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, मैं अपने पैसे खर्च करके करता था। ये एक। दूसरा, हमने लंदन हाई कोर्ट में
एल के अडवाणी साहब जब होम मिनिस्टर भी थे और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2002 मेरे ख्याल से नहीं, उससे पहले मैं अमेरिका भी गया, इसलिए कि जब ये हुआ तो मेरे फादर की एक दोस्त की बीवी थी, वो उस ज़माने में अमेरिका की एम्बेसडर थी रोमानिया में। मेरी उनसे बातचीत होती थी, उनका अहमदाबाद में ताल्लुक़ था क्योंकि उनके हस्बैंड अहमदाबाद से थे। तो मैंने कहा कि भाई, और अमेरिका ने कुछ कहा नहीं था, यानी इतना हुआ। तो मैंने उनसे एक दिन कहा कि यार इतने अगर कुत्ते मर जाते तो अमेरिका शोर मचाता है, यहाँ इंसान मरे और आप खामोश हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने कहा भाई क्यों कुछ नहीं कर रहे आप? तो कहा कि अच्छा मैं कॉलिन पॉवेल से, जो अमेरिका के उस ज़माने में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जी। तो मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा सकती हूँ। तो एक दिन उनका फ़ोन आया, गालिबन अप्रैल या मई 2002 में। मैं गया और मैंने बाकायदा एक ख़त लिखा कि तो दंगों की जस्ट बात ही बात की बात है, हाँ। तो मैंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी साहब को जो है आप इनका वीज़ा भी रिवोक करो और इनको वीज़ा दो भी मत। तो उन्होंने, तो वो मेरा एक वो बना। और बाद में फिर मैंने अमेरिका में भी लोगों से मुलाकात की, अलग अलग शहरों में, बॉस्टन में, हार्वर्ड में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में। और एक माहौल था। क्या चाहते थे आप? कि भाई यानी सज़ा होनी चाहिए लोगों को। अच्छा। यानी मोदी का क्या होना चाहिए? कि भाई नहीं, यानी कुछ होना चाहिए, ये नहीं था मुझे। अच्छा, मुझे कोई ज़ाती दुश्मनी तो थी नहीं, उसूल की लड़ाई थी। ये सब कुछ किया। और फिर अडवाणी साहब चूँकि होम मिनिस्टर थे, तो पता चला मेरे ख्याल से जून में अडवाणी साहब इंग्लैंड आ रहे थे कोई टेररिज्म की कॉन्फ्रेंस में। तो हमने अडवाणी साहब के ख़िलाफ़ लंदन हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि दिस मैन शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर यूके। बहरहाल वो भी किया। बाद में खैर वो केस डिसमिस हो गया। फिर अडवाणी साहब आए 6 महीने के बाद दोबारा, तो हमने उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन किया बड़ा इंडियन हाई कमीशन में। ये सब कुछ किया और करने के बाद फिर वो मैजिक पिल आपको हाँ, मोदी जी ने क्या दी कि आप बदल गए? ये हुआ कि एक संजीदगी से मैंने सोचना शुरू किया। तो मुझे एक एक्टिविस्ट की दुनिया दिखी तब कि भाई ये तो एक बहुत बड़ी, ये भी एक बड़ा बिजनेस है। मैं तो अपने पैसों से लड़ रहा था, लेकिन लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो हैं इस मुल्क में जो पूरी दुनिया में जाते थे, तो मुझे तब ये लगा कि यार मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से मेरा ताल्लुक है। मेरी टीवी पे जो इंटरव्यू वगैरह आते थे, जैसे मैं एक्टिविस्ट बन गया था। यहाँ रोक रही हूँ आपको। इस दौरान आपके पास कहीं से भी ये कोशिशें नहीं हुई कि मोदी जी की तरफ से या सरकार की तरफ से आपको कहा जाए कि भाई क्यों ये सब कर रहे हो हमारे विरोध में? ये कोई एफर्ट कहीं से नहीं आया? फिर क्या हुआ कि दोबारा मोदी साहब इलेक्शन भी जीत गए दिसंबर में 2/3 मेजॉरिटी से। और उसके बाद फिर मैंने सोचना शुरू किया कि भाई आखिर, और मैं इंग्लैंड में भी था, क्या आखिर क्या। तो ये हो गया था, इलेक्शन जीत गए। तब मुझे अहमदाबाद, और हाँ मेरे ख्याल से 2003 मई या जून में मुझे अहमदाबाद से फ़ोन आने लगे कि यार जफ़र भाई, ये नरेंद्र सुना है कि मोदी साहब इंग्लैंड आ रहे हैं, वाइब्रेंट गुजरात का जो उन्होंने शुरू किया है, तो यार आप उनसे मुलाकात कीजिए और कुछ बातचीत का कोई रास्ता बनना चाहिए। ये मुझे लोगों ने वहाँ से कहना शुरू किया। तो मैं भाव हुआ कि यार मैंने तो लड़ाई लड़ी है, तो कोई मुझसे क्यों मिलेगा। तो हमारे इस मूवमेंट के जो सरबराह थे, जो मेंटोर थे, वो महेश भट्ट साहब थे। अच्छा। तो मैंने, और भट्ट साहब की एक बात मैं कहूँगा, वो बड़े ईमानदार महेश राय देने, हालांकि लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया कि यार वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि मोदी साहब आ रहे हैं और उनसे मिलना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, उनको मालूम था। तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया कि यार ये लोग इस तरह से कहते हैं और मोदी से मिलना चाहिए कि नहीं। तो भट्ट साहब ने मुझे सोच के कहा कि यार देखो, हमारी लड़ाई जो है मोदी से, वो कोई ज़ाती तो है ही नहीं, उसूल पर लड़ना है। और ये लड़ाई में भी एक वक्त आने वाला है कि आपको मोदी के साथ बैठना पड़ेगा टेबल पे। तो यूँ समझो कि वो ऑप्शन अभी ले लो। तो बोले कोई हर्ज नहीं है मिलने में। तो मुझे एक हिम्मत आई कि चलो। फिर 2-3 दिन के बाद मैंने कहा विल बेल द कैट, मोदी साहब को बात कौन करेगा। तो मैंने कहा यार भट्ट साहब आप बताओ। तो फिर कुछ दिनों के बाद भट्ट साहब का मुझे फ़ोन आया कि यार मोदी के दोस्त हैं रजत शर्मा, जो मेरे भी दोस्त हैं, मैं रजत से बात कर रहा हूँ। और वहाँ रजत शर्मा आया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम एक मेल लिखो। तो मैंने एक मेल लिखा मोदी साहब को, और मैंने कहा कि मेरी पहली लाइन थी उस मेल में कि आई एम नॉट एपोलॉजेटिक, मतलब जो अब तक मैंने किया उसके लिए मुझे कोई, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी एक रास्ता है।
मैं हिंदुस्तानी हूँ, आप मेरे भी चीफ मिनिस्टर हैं और मैं आपसे बात नहीं करूँगा तो किससे करूँगा, तो इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो और मुझे मालूम है कि मोदी साहब के जितने एडवाइज़र थे उस वक्त, सब ने कहा कि मत मिलना इससे, ये जफ़र सरेश वाला बहुत डेंजरस है। उससे एक तो बड़े अभी अधिकारी बने, बाद में वो कहते हैं कि मैं लिख के देने वालों में से था, लेकिन वो मोदी साहब ने खुद तय किया कि नहीं मिलना चाहिए। हालांकि उनको एडवाइस सबकी ये थी कि भाई इससे क्यों मिलता है, कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने तय किया। तो हमारी ये बैक एंड फोर्थ हो रही थी और ये हुई। फिर मोदी साहब ने मुझे कहा फलां जगह पर, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे तन्हाई में मिलना चाहता हूँ। तो वो भी वो एग्री हो गया। अच्छा, मैंने एक राय तो महेश भट्ट से ली, एक वहाँ 2 इस्लामिक स्कॉलर हैं पुराने ज़माने से जिनसे मेरा ताल्लुक़ था, हाँ लंदन में। मैंने उनसे पूछा कि मुझे मुसलमानों की राय नहीं चाहिए, मुझे इस्लाम की राय चाहिए। उनके सामने ये सारा था, गुजरात का पस मंज़र और सारा। इस पस मंज़र में आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए कि नहीं। मौलाना याकूब साहब आसमी बड़े पुराने देवबंद के स्कॉलर हैं और एक मौलाना ईसा मंसूरी, दोनों ने मुझे कुरान की 10 आयतें सुनाई और कहा कि अगर मसले को हल करना है तो मिलो और मसला हल नहीं करना तो मत मिलो। तो मुझे एक हिम्मत आई मज़हब की भी कि भाई, तो ये हुआ कि जब मिलने का तय हुआ तो मैंने मौलाना ईसा मंसूरी को कहा कि मौलाना बोलना बहुत आसान है, अब आप भी चलो साथ में बोलते हो। तो वो भी साथ में थे और हमारी मुलाकात सेंट जेम्स कोर्ट में हुई। तो मुझे अभी तक याद है कि हम जब सेंट जेम्स कोर्ट में 5 बजे का वक्त था, 17 अगस्त 2003, 5 बजे, हम 4:55 मैं जब फायर में था, मुझे महेश भट्ट साहब का फ़ोन आया और मुझे कहा उनकी इनिमिटेबल स्टाइल में, ज़फ़र जा रहे हो मोदी से मिलने? मैंने कहा हाँ। अगर उसकी आंखों में आंखें डालकर तुम ये नहीं बोल सकते देयर कैनॉट बी पीस विदाउट जस्टिस, तो मत मिलो। मैंने कहा भट्ट साहब पता नहीं चीफ मिनिस्टर है, मैं तो ज़िंदगी में कभी किसी चीफ मिनिस्टर को मिला ही नहीं है, तो पता नहीं ये 2 मिनट देता है भाई कि 3 मिनट देता है, कोशिश करूँगा। तो बहरहाल हम लिफ्ट में जब पहुँचे, 5th फ्लोर पे मोदी साहब का कमरा था, तो वहाँ खड़े थे मोदी साहब मुझे इस्तकबाल में और मेरे गले में हाथ डाला और बोला यार क्या, चल यूँ करके उनकी जो स्टाइल है ना, चल यार क्या तू भी क्या लगाया तूने। आप डर रहे थे उससे पहले? अच्छा, मैं इतना डर रहा था कि पता नहीं, अच्छा मैं तो डर रहा था कि यार गुजरात की मतलब वो जो सारा था और मिलोसेविच और क्या क्या उनके ऊपर इल्काब थे लगे हुए, हिटलर, और पता नहीं मेरे घर में मेरी मदर तो नमाज में बैठी थी, मेरी बहन ने रोज़ा रखा था, पता नहीं मोदी को मिल रहा है क्या होगा, यानी मेरे। अच्छा, उससे पहले मुझे बड़ी मुखालिफत हुई लोगों की, जब पता चला कि मैं मिलने वाला हूँ, लोगों ने मुझे आके समझाने लगे इंग्लैंड में। मैंने कहा यार देखो मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं बरतानिया का नहीं हूँ। मैंने कहा आप नहीं जानते, मेरे लिए हिंदुस्तान, लोगों ने बड़ा समझाया। वहाँ पर मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन है जो हमारे यहाँ का पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसा वो MC भी है, उसके लोग मुझे समझाने के लिए आए, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि नहीं अब मिलना है, ये तय था। तो बहरहाल लोग डरे हुए थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल हल्का कर दिया मोदी साहब ने, और मुझे लेकर गए अपने कमरे में। मुझे अभी तक याद है, स्विंग था उसमें स्विंग था, उसमें बिठाया, जो सारे बड़े बड़े हिंदुस्तान के, मैं नाम नहीं लेता, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब थे। तो मैंने शुरुआत में मोदी साहब को 2 बातें पूछी। मैंने कहा सर आपके पास वक्त कितना है मेरे लिए? तो मोदी साहब ने कहा जब तक तुम्हारे सारे सवाल और तुमको तसल्ली बख्श जवाब न मिल जावे तब तक। फिर मैंने दूसरा सवाल ये पूछा कि सर आप उस ज़माने में वो 5 करोड़ गुजराती की बात करते थे, अभी बाद में 6 करोड़ बोलते थे और अब 135 करोड़ हिंदुस्तानी। तो मैंने कहा सर आप 5 करोड़ जो गुजराती की बात करते हो, तो वो 5 करोड़ में हम 50 लाख हैं या नहीं है? तो फिर कोई बात नहीं भाई, हम 2nd क्लास हैं। तो तुम मेरे हो, उस पर मोदी ने मुझे 20 मिनट तक लेक्चर दिया वहीं कि तुम मेरे हो। बोले मैं, और बोलते गए, ये लाया मैंने साबरमती का पानी, बिल्कुल तुम मेरे हो, मैं तुम चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी हूँ, वोट मत दो ठीक है, लेकिन अब तो मैं चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी और मैं तुम्हारा हूँ। तो यहाँ से हमारी बात शुरू हुई और फिर हमने बड़ी, इट वॉज मतलब नो होल्ड्स बार, हम उनको बोलते गए आपने ये किया वो किया, जो सारे इल्ज़ामात उन पर थे वो कहने लगे नहीं ये गलत है, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, ये है। अच्छा, मैं तो फिर भी मोदी साहब को मोदी समझ के बात करता था, यानी यार कि डर भी था कि भाई मेरा तो घर बार है वहाँ
अहमदाबाद में वापस जाना भी है। मौलाना ईसा मंसूरी साहब तो बिल्कुल, और रजत जी मुझे कहते थे कि यार मौलाना ईसा मंसूरी ने तो मोदी की क्लास लगा दी थी। बड़ी बात यह है कि भाई एक होता है ना, अब मैं दो बातें कहूँगा, आप कहोगे हाँ चलो जफर भाई ठीक है, मोदी साहब सुनते रहे, है ना। मौलाना ईसा मंसूरी नॉन स्टॉप 35 मिनट तक सुनाई उन्होंने, इंसाफ पर और उस पर, और मोदी साहब सुनते रहे उनकी बात को, और हमने जो भी उनको कहा सब बराबर सुनते रहे, जवाब देते रहे। अच्छा, जो उन पर इल्ज़ाम था कि भाई उनको ज़रा भी सदमा नहीं है, हमारे सामने दिखाया उन्होंने, तो बहुत गमगीन थे इस पर जो हुआ उस पर। मुझे आखिर में अच्छा बीच में मुझे याद है, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, वो यूँ घड़ी देख रहे थे, क्योंकि भाई ना आए हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, अब 1-1.5 घंटा हो गया था। मोदी साहब ने उसको कहा बैठ जा, अभी क्या नहीं जवानी, अभी कहीं जाना नहीं है, इनके साथ बैठे हैं। तो बहरहाल होती गई, फिर आखिर में मुझे उन्होंने ये कहा कि अच्छा चलो सब बात छोड़ो, लेट्स कम टू ब्रास टैक्स। अभी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, कौन सी ज़मीन है या कब्रिस्तान है मुसलमानों की जो हिंदुओं के कब्जे में है, कौन मुसलमान है कि जिसको कॉम्पनसेशन नहीं मिला हो, अभी क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो मैंने कहा सर हम तो ये समझ के आए थे, पता नहीं आप 5 मिनट देते हो 10 मिनट, हम तो कुछ मेमोरेंडम में नहीं लेके आए थे भाई, हम तो थे ही नहीं ना सियासी लोग जो नॉर्मली जाते हैं, हम तो पता नहीं आप ये दोगे, हमारे पास तो कुछ हुआ ही नहीं। यूँ करके यूँ पेपर पे लिखा, भलैया ये मेरा नंबर है, मोदी 24/7 अवेलेबल है। अब आप बताइए कि वो आदमी ने मेरी पूरी बात सुनी, गम था उसको, और हाँ ये देयर कैन नॉट बी पीस विदाउट जस्टिस, आंखों में आंखें डालने का मौका आया। मैंने कहा एक वक्त में, मैंने कहा कि सर आप यहाँ आए, क्योंकि हाँ हमने उनका हमारे पहले उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया था ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, इसलिए कि वाइब्रेंट गुजरात के लिए आए थे, तो वो मैंने थोड़ा देखा, तो मैंने उस पर उनको शुक्रिया अदा किया कि मैंने आज तक जिस तरह से आपने जो प्रेजेंटेशन किया गुजरात का, तो मैंने आज तक किसी चीफ मिनिस्टर को या किसी हुकूमत वाले को नहीं देखा इस तरह का, ये लेवल का जो उनका पूरा जिस तरह से उन्होंने पावर पॉइंट पे जो एक स्लाइड के साथ किया था। तो मैंने कहा सर आपने बहुत ज़बरदस्त किया, क्या आपको लगता है कि इस पर आपकी सड़कें बहुत अच्छी हैं, आपका गवर्नेंस बहुत अच्छी है, पावर बहुत अच्छा है, क्या इसी पर लोग गुजरात में लगाएंगे या और भी कुछ चाहिए उनको? तो फ्रेंच विंडो थी और हाइड पार्क दिखता था। बोले नहीं मोदी साहब ने, बोले जैसा अमन है ना यहाँ इंग्लैंड लंदन में, बोले ये भी चाहिए। तो मैंने कहा, फिर मैंने वहाँ कहा, मैंने कहा सर कैन देयर बी पीस विदाउट जस्टिस, क्या इंसाफ के बगैर अमन हो सकता है? तो मोदी साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं हो सकता, और मोदी वादा करता है इंसाफ भी होगा और ये रिपीट नहीं होगा, ये मोदी वादा करता है। और दोनों में मोदी साहब सही रहे, इसलिए कि पहली मर्तबा गुजरात के फसाद में, ये 2002 के बाद 425 हिंदुओं को जेल में गए और कम से कम 90 हिंदुओं को सजा हुई, एक से एक 30 मार खां थे जिनको सजा हुई, बड़े नेता थे, बड़े लोगों को हुई सजा, बड़े पुलिस वाले अंदर गए जेल में, वो अलग बात है 9 साल 10 साल के बाद, लेकिन यार इससे पहले कभी भी किसी को सजा ही नहीं हुई थी। तो जब ये बात थी तो फिर मुझे लगा यार अब मैं इस आदमी से क्या लड़ाई लड़ूं बताइए। और लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या निकाल दिया, 2.5 घंटे में क्या डील की ने कितना किया, और जैसे पता नहीं मैं बिक गया, और हाँ क्या क्या मेरे ऊपर। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल तय था मेरे अंदर में कि यही रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और यही टेम्पलेट होगी अब आइंदा। कहीं भी मुसलमानों का या किसी का भी मसला होगा, आपको उसी से बात करनी पड़ेगी जिसके खिलाफ आप लड़े हो। ये मुझे उस दिन तय हो गया कि अब आप मुसलमानों को, चाहे फिर पैलेस्टाइन हो, चाहे कोसोवा हो, चाहे कहीं भी हो, यही रास्ते पर आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको उसके बाद अफसोस हुआ कि जो सब किया था कैंपेन वगैरह, नहीं यू स्टिल स्टैंड बाय दैट कि जो किया था ठीक है, वो एक था। और मुझे अफसोस इसलिए नहीं हुआ कि मैं अपने पैसों से लड़ा था, मैंने किसी से चंदा नहीं किया था। फिर क्या हुआ कि जब ये नंबर तो दिया था मोदी साहब ने, अब हमारी तो जेब में, अच्छा उसके बाद तो मुझे 1100 हेट मिला है, और मेरे से बड़ा काफिर शायद 1400 साल में कोई नहीं गुजरा था, मैंने बर्दाश्त किया सब चीज़। तो मुझे लगा कि यही सही रास्ता है। उसके बाद ये हुआ कि अब हम तो कोई रास्ता नहीं रहा। 2 महीने के बाद मैं M1 जो है वहाँ का बहुत ही मशहूर फ्रीवे, उस पर जा रहा था और मेरी जेब में से ये नंबर निकला। तो मैंने कहा यार आज तक तो किसी चीफ मिनिस्टर ने हमारा फ़ोन उठाया नहीं है, लाओ ट्राई करते हैं, नंबर दिया है इन्होंने। तो मैंने फ़ोन किया, तो जब फ़ोन किया तो उनके ऑफिस में पूछा भाई कौन है,
तो मैंने कहा मैं ज़फ़र सरेशवाला कौन? मैंने कहा बस इतना है और मोदी साहब मुझे जानते हैं और मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ और बस कोई काम। मैंने कहा नहीं काम तो कुछ नहीं है, उनसे कहना अगर वो वक्त हो तो बात कर ले। समझा पता नहीं 2 घंटे में फ़ोन आया मोदी साहब का खुद और कहा यार तूने तो बड़ी देर कर दी, मैंने तो तेरे को नंबर अगस्त में दिया था, तूने अक्टूबर कर लिया। तो मैंने कहा सर मैं तो ये समझता था पता नहीं हमारा कोई फ़ोन उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो कहा यूँ नहीं, तुम यहाँ कब आते हो, तुम यहाँ आओ और बात करते हो। तो मैं तो 2-2.5 साल से लड़ाई की वजह से मैं हिंदुस्तान भी नहीं जा पाया था। फिर मैं गया और पहली मुलाकात हुई और वहाँ मेरे साथ लोग आए और उनका कोई मसला था, मुझे याद है हिम्मतनगर वालों का। वहीं मोदी साहब ने फ़ोन किया और उसको निपटाया। तो इनिशियली ये होता था कि लोग इंडिया से मुझे लंदन फ़ोन करते थे, मैं उधर से इनको फ़ोन करता था और मसले जो उन्होंने कहा था ना भाई, ये एक बात कही थी कि मैं तुम्हारा भी चीफ मिनिस्टर हूँ, भले वोट मत दो मुझे यार, अपना काम तो करवाओ मुझसे। तो ये एक सिलसिला बना और ये फिर मुझे लगा कि और मैं एक किस्म का आई बिकेम अ ब्रिज बिटवीन द कम्युनिटी एंड मोदीज एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं बहुत ईमानदारी से और बिल्कुल इंसाफ से कहूँगा कि वो जो गुजरात में 11 साल, उसके बाद फिर मैं हिंदुस्तान वापस आ गया। मुझे लगा कि यार क्योंकि फिर वो इतने काम आ गए कि मैंने अपनी रेसिडेंसी छोड़ दी। तो मैंने तो इंग्लैंड का वीज़ा छोड़ा है ना। मुझसे लोग सवाल करते हैं यार इंग्लैंड के लिए लाइन लगती है, अगर कोई इमाम साहब को भी मिलता हो ना ग्रीन कार्ड तो जाएंगे, मैं तो वो छोड़ के आया हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद मुझे ये लगा कि और वो 11 साल जो 2003 से 14 तक, मैं 2005 में जब मैं वापस आ गया, मुसलमानों के मसले हम लेके जाते थे और सॉल्व। मुझे एक बार याद है कि हमने कहा कि यार ये डेवलपमेंट जैसे शुरू हुआ जो ये इनका सबसे पहले ये जो रिवर फ्रंट, तो उस वक्त ये था कि पता नहीं मुसलमान इलाकों में रिवर फ्रंट नहीं आया। हर इलाके को आज टच करता है, जितनी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वो सब करता है। इतना हुआ कि देखिए गुजरात का मुसलमान जो है ना, उसको अब मोदी से कोई ऐसा वो नहीं है। 2012 का जो इलेक्शन हुआ जिसमें मोदी साहब तीसरी बार जीत कर आए, तो 30% मुसलमानों ने मोदी को वोट किया है। उसके बाद 2014 में जितने मुसलमानों के वोट मिले वाजपेयी साहब को नहीं मिले थे। तो वो मोदी साहब यानी मुसलमानों को जो प्रॉब्लम था ना वो बीजेपी से था, मोदी से नहीं था। अभी भी जो प्रॉब्लम है वो बीजेपी से ज्यादा, या बीजेपी के वो जो एक उनकी जो वो बयानबाजी करने वाले नेता जो हैं उनसे मोदी साहब से नहीं था। तो उन्होंने काम मुसलमानों के बहुत किए। मैं कम से कम 7 साल में यानी 2005 से लेकर 9 साल में मैं कम से कम 250 ग्रुप्स को अपने मसलों को लेकर मोदी साहब के पास गए और ऐसे ऐसे काम किए। मुझे एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब हम एक मसले को लेकर गए तो मुझे कहने लगे, बोले कांग्रेस का कोई चीफ मिनिस्टर पहली बात तो इतना वक्त नहीं देगा मुसलमानों को, और जो मोदी ने किया ये पॉसिबल ही नहीं है कि कर सकता है। कोई और मिनिस्टर होता तो वो वही फिर 2014 में आए। और तो मैं मेरा रिश्ता जो है उनके साथ नॉन पॉलिटिकल था, कभी भी, तब भी और अभी भी, और वो अभी भी बिल्कुल वैसा है। यानी मुझे अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे जो काम करता हूँ उसमें पूरी मैं वहीं आना चाह रही थी। आर्टिकल्स आपके बारे में पढ़ रही थी तो भाई कि गुजरात के मुख्यमंत्री स्पीड डायल पे उनका नंबर था आपके पास। आज क्या देश के प्रधानमंत्री से आपका वैसा रिश्ता है? क्योंकि बीच में कई इंटरव्यूज ऐसे आए जहाँ पर मतलब हेडलाइन ही ये बनाई गई कि ज़फ़र सरेशवाला ने कहा है कि मोदी ने मेरा इस्तेमाल किया जब उन्हें ज़रूरत थी, अब मैं वैसा नहीं हूँ, अब मोदी के आसपास दूसरे लोग हैं। तो अब एग्जैक्टली आपका रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसा है? जो आप इंटरव्यू जिसका कह रहे हैं ना वो हेडलाइन है, मैंने 10 बार सुना, कहीं पर भी आपने सुना वो इंटरव्यू में मैंने कहीं पर भी नहीं बोला कि उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया या मैं इस्तेमाल हुआ। उसके आधार पे कई प्रिंट आर्टिकल्स भी हैं जहाँ पर ये है कि मोदी यूज्ड मी, क्या था? हाँ वो लिखा है when he needed। हाँ हालांकि वो हेडलाइन पर। अच्छा मैंने क्या किया, वो जैसे इंटरव्यू की हेडलाइन आई मैंने इमीडिएटली मोदी साहब को ये इंटरव्यू भेजा और मैंने कहा आप ज़रा सुनिए, और फिर तो मुझे जवाब आया वहाँ से। बल्कि उनके बहुत ही जो पूरा संभालते हो कहते हैं यार कमाल है इस मुल्क में, मतलब जो चीज़ बोली ही नहीं है वो हेडलाइन डाली और उस पर से कुछ अखबार वालों ने लिखा। कहीं ना कहीं जब मैं सुन रही थी तो आपकी बातों से ये तो लग रहा था कि रिश्ता था ज़्यादा लग रहा था। तो अब मैं समझना चाह रही हूँ हमारे सब व्यूअर्स के लिए कि आज ज़फ़र सरेशवाला का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसा है? बिल्कुल देखिए
यानी अब रिश्ते के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ वहाँ जाऊँ या मिलूँ। वो एक चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन जैसे मैं ये तालीम और तरबियत का मैं पूरा जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, बात करेंगे। हाँ, हम जो कर रहे हैं, तो वो सरकार, भाई देखिए सरकार है तो सरकार का पूरा सपोर्ट है। जो काम करते हैं हम लोग, जो वर्कशॉप चलाते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की, कैपिटल मार्केट की, एंटरप्रेन्योरशिप की, हर जगह आपने देखा उनके मंत्री आते हैं। आप मुझे बताइए कि मेरे प्रोग्राम में मोदी साहब के कैबिनेट मिनिस्टर अगर मेरा उनसे रिश्ता ना हो तो आएंगे, ये बैंक वाले सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि मैं कोई और, मेरा जाति तो ना तब था ना अभी है, तब भी लोगों के ही मसले लेके जाता था मैं, और अब भी मैं लेके जाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा पहले भी जो ताल्लुक था आज भी वैसा ही है। यानी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, अल्लाह ना करे, तो मैं सीधा फ़ोन कर सकता हूँ और मुझे मालूम है कि 1 घंटे में फ़ोन आ जाएगा। लेकिन जी जनाब, क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि शायद 100 साल अब नींद से हमें किसी ने जगा दिया हो। मैं इस 100 बात साल पे नींद से हैरान हूँ कि ये तो वो बात हो गई, 250 मसले एक तो मोदी जी ने हल करे, सही। और हेडलाइंस ही यूज्ड मी। यूज नहीं, अच्छा वो भी लोगों ने लगा दी। ये कहें कि ही यूज्ड मोदी जी तो समझ आता है। बिल्कुल उलट, ये तो समझ में आता है। अच्छा, ये 250 मसले हल करने के बाद भी कोई मुझे कहे कि मैंने उस बंदे को इस्तेमाल करा है, तो मतलब किस। अच्छा, वो चीज़ें, क्या वो हेडलाइंस वगैरह सब मलिया मेट हो जाती हैं जब एक शख्स बजाते खुद आपके सामने बैठ के ये बात कर रहा हूँ। और वही कह रहे मैं अभी भी कॉल करूँ, जबकि वो पूरे इंडिया के पीएम हैं, तो मैं अभी भी मोदी जी को कॉल करूँगा तो 1 घंटे में रिस्पॉन्स आ जाएगा। बहुत ही मतलब, अच्छा ये चीज़ें अगर कोई एक शख्स, ये औरत बैठी होती है और ये हमें उनके बारे में बता रही होती, वो मज़ा नहीं आता, वो बात नहीं होती। बजाते एक शख्स खुद पूरी डिटेल से बता रहे हैं। और ये वीडियो 25 मिनट की थी। मैं कहता हूँ पता नहीं चला ये वीडियो कब शुरू ये हुई, 25 मिनट की थी, और यकीन करें मैं 25 मिनट नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ। इतने पॉइंट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं कि मैं क्या क्या आपसे शेयर करूँ। मैं ये बोलूँगी, टू बी अ पाकिस्तानी, टू बी अ मुस्लिम, मैं यहाँ रहकर मोदी जी की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं कहूँगी गुजरात में या हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे नहीं उनके फ़ैन होंगे। 250 मसले कम होते हैं। अच्छा हम क्या सुनते हैं पता है, हमने क्या सुना हुआ है, हर पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ 99.9% पाकिस्तानियों को ये पता है कि गुजरात में मुसलमानों को मरवाया गया है मोदी जी ने। अच्छा। मोदी जी ने फसादात करवाए हैं। मैं ख़ुद भी यही समझता था। उसकी वजह क्या है कि हर शख्स यही बोलता है, मोदी जी आरएसएस से आए हैं, मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं। मोदी जी अब गुजरात के जब प्राइम मिनिस्टर सीएम थे तो उस वक्त फसाद करवाए गए मोदी जी ने, लेकिन और उनको मुसलमानों को मरवाया। अच्छा, मैं आपको एक ठीक है बात ना, बताऊं, इस वीडियो में उस बात को भी हाईलाइट किया है उन्होंने कि मुस्लिम्स को प्रॉब्लम मोदी जी से नहीं है। मैंने भी ये जिस हद तक मैंने सुना है, जितना मैं अभी अगर इस वीडियो को भी हटा दूं तो मैंने जितनी दूसरी वीडियोस देखी उसमें यह है कि मुसलमानों को प्रॉब्लम बीजेपी से ठीक है, मोदी जी से नहीं है। मोदी जी को अभी भी सपोर्ट करते हैं, पहले भी, क्योंकि उन्होंने जो काम पार्टी से थी, वो पार्टी देखो गलत फहमियाँ हुई होंगी या कुछ ना प्रॉब्लम्स हुए होंगे, लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि सारी गलत फहमियाँ थी। अगर प्रॉब्लम्स थी मुसलमानों को, ये कि मेरा रिश्ता उनसे नॉन पॉलिटिकल है, यानी कि कभी भी ना पहले था उनसे कोई ऐसा रिश्ता पॉलिटिक्स को लेकर ना अब है। अच्छा, एक चीज़ है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक शख्स है, मैं चलो फिर कभी नाम ले लूँगा, तो वही शख्स कहता है कि जो लोग हमारे नेता हैं पाकिस्तान में, कहता है वो पुलिस वाले हैं, तो वो SHO है थाने का, कोई भी है, MNA है इलाके का, कहता है हम लोग जाते नहीं हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, हम लोग बात नहीं करते, हम लोग डरते हैं, हम लोग सोचते हैं मेरा थोड़ी काम है, हमारे इलाके का MNA है, MPA है। अभी मैं अच्छा, हम नहीं जाते। बातों का जवाब एक बात से दे दूं, हमें अवेल होते हैं वो नहीं ना, हम चक्कर काट के आधी लाइफ तो हमारी ऐसी गुजर जाएगी। नहीं, वो मिसाल दे रहा है, हम जाते भी नहीं हैं। हम क्यों नहीं जाते, इसके पीछे भी तो रीजन है ना, क्योंकि वो अवेल नहीं है हमारे लिए। एक चीज़ ये, उनके पास हमारे लिए टाइम है ही नहीं, तो हम आखिर क्या करें। देखें, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि अगर हम जाते भी हैं तो अव्वल तो हम ये सोच के भी पहली दफ़ा तो नहीं जाते। पहले तो अगर हम जाएं भी सही, देखो थाने में SHO मौजूद है नहीं है, मौजूद है नहीं है, कभी तो होगा, कभी तो होगा, ऐसा तो नहीं।
मैं समझ गया, लेकिन कहने का CM वगैरह की बात करें, सीएम की नहीं, मैं वैसे ही MNA की, MPA की, काउंसलर की, कुछ भी कह दें। हाँ। अव्वल तो हम एक आम इंसान के तौर पे अपनी प्रॉब्लम्स लेके किसी बड़े के पास जाते भी नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शख्स हैं सलीम साहब, ये एक तरह से मतलब कुदरत ने एक जाल बुना, कुदरत ने एक वसीला बनाया मुसलमानों का PM तक जाने का, एक अपने मसले मसाइल लेने का एक ये ग्राव एक चीज़ बन रही थी ये। अब मुसलमान PM मोदी के अगर ख़िलाफ़ थे उस वक्त, अगर गुजरात के फसादात में मुसलमानों के माइंड में ये था कि मोदी जी की तरफ से हुए हैं, ठीक है, तो और उन्हें अफसोस नहीं है, ठीक है, तो आप तसव्वुर करती हैं कि कोई मुसलमान मिल के मोदी जी से बात करने भी जाते, अरे वो तो हमारा कातिल है यार, वो तो हमारा दुश्मन है, तो हम क्यों जाए बात करने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो कैंपेन चली थी मोदी जी के ख़िलाफ़, फिर ये अपने पैसों से करते रहे, लंदन में सारी चीज़ें होती रही, यानी कि ये आने वाले वक्त में मुसलमानों और PM मोदी के दरमियान में एक वसीला बनने वाले थे, यानी कि एक ब्रिज इन्होंने बनना था, वसीला बनना था। ठीक है ना। देखिए, एक शख्स खिलाफ था, काफ़ी अरसे तक उसकी कैंपेन चली, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स मोदी जी तक पहुंचना था उन्होंने, ठीक है, उसके बाद कई लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने सॉल्व होना था। और आज देखें ये चीज़ हम सुन रहे हैं, तो हमें ये चीज़ पता चली, अगर वो खिलाफ नहीं होते उस वक्त, उठते नहीं, तो शायद ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल। और फिर जिस तरीके से उन्होंने उनका मुद्दा सुना, उनकी बातें सुनी, उनके जितने ग्रजेस थे, वो कह रहे हैं मैं 30-35 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलते रहे, मैं और मेरे साथ जो भी थे। ये तो मोदी जी के खिलाफ थे, फिर मौका आया बात करने का तो मिले। उस वक्त कोई आम लोग मुसलमान सोच सकते थे हम जाके मिले, अपने मसले तो बताएं, कोई पता है लोग क्या सोचते, क्यों जाए यार, अव्वल तो होंगे ही नहीं मसले हल। बात ये कि पहले तो इंसान ये सोच कर नहीं जाता कि वो अवेल नहीं होंगे, अभी हाँ। यहाँ पे भी 10 लोग उठाकर दिखा दूं कि जो अपनी चप्पलें चटका रहे हैं बार बार डेली, मतलब बिल्कुल एक छोटे सा ऑफिसर होता है, ये तो है, काउंसलर्स हैं, दूसरे छोटे, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई CM से मिलना, बिल्कुल कि एक पार्टी के काउंसलर से भी अगर आपको मिलना है तो वो भी 10 चक्कर लगवाते हैं, फिर अवेल होते जाते हैं। ऐसे ही है, ठीक है। तो दोनों तरफ से बातें हैं कि एक तो इनको वसीला बनना था, ऊपर से इन्होंने इस्लामिक गाइडलाइंस भी ली कि अगर मुझे मेरा मिलना सही है, मुनासिब है, तो अगर फिर उनको खुद उन्होंने बोला कि मुझे बताया गया कि अगर मसले का हल चाहते हो तो मिलो, अदरवाइज ना मिलो, ठीक है। तो फिर वो गए, एक उनके दिल में भी आया, और दूसरा मोदी जी की तरफ से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, बला का आया, मैं ये कहूँगी। उन्होंने टाइम कितना ज़्यादा दिया, वही कह तो रहे हैं कि वो घड़ी देख रहे, तो मैं कहने की बस रुको, नहीं, वो कह रहे हैं कि आप कब तक अवेल हैं आपने, तो वो कह रहे हैं कि आप जब तक हैं, मतलब आप जब तक मुतमईन ना हो जाए, जब तक मैं आपको तसल्ली बख्श आपके हर सवाल का जवाब ना दे दूं, तब तक। अच्छा, मैं आज की वीडियो को थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव इसलिए कहूँगा कि ये वो वीडियो नहीं है कि कोई यूट्यूबर बना रहा है, ये वो वीडियो है जो बजाते वो शख्स खुद मिल के आया और उसके अपनी पूरी लाइफ, अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस देखी, ये इसलिए हमें ज़्यादा डिफरेंट लग रही है, वो मैं आपको इसलिए बताऊं कि हम डायरेक्टली मतलब हमारा कोई मतलब एक डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं है मोदी जी से, ठीक है। हम जो भी देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, या तो वो बता रहे होते हैं वॉइस ओवर के थ्रू, या फिर ये होता है कि मोदी जी इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, या कोई भी बात कर रहे होते हैं, उस पर हम रिएक्ट करते हैं। ये एक ऐसा बंदा है जो उनसे टच में था, उनसे काफ़ी अरसे रहा, काफ़ी काम निकाले, काफ़ी 250-200 मसले उनने हल करवाए। वो मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे पास कोई 200 तो छोड़े, 2 से तीसरा मसला लेकर आएगा तो मैं फेड अप होकर कहूँगी क्या मुसीबत है यार, क्या लगा के रखा है, ये तो पीछे पड़ गए। अच्छा, इसका मतलब है, देखो इसका मतलब है कि मोदी जी जो हैं वो अपने काम को जॉब समझते हैं, अगर किसी की प्रॉब्लम्स आई तो उसको हल कर रहे हैं, करना है, और बड़ी बात, मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन नहीं देखते। अच्छा, वो चीज़ नोट की थी आपने कि यार आपको तो फलाने मंथ में नंबर दिया था, आप कॉल करें। कमाल है यार, कौन आता है। बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, और कमाल। अच्छा देखो, चलो और एक ये वाला, हाँ चलो। अच्छा, ये वो शख्स है जो मिला है यार, मतलब ऐसा थोड़ी कि मेरा एक दोस्त मोदी जी से मिला था, वो मुझे यूँ बता रहा था तो मैं बता रहा हूँ यार, एक शख्स खुद मिल के बता रहा है, बहुत मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि मुझे मोदी जी बहुत इंकिसारी लगती है, उनमें बहुत आजिज़ी लगती है, बहुत जेनरस। ये वीडियो 25 मिनट की थी, हम 50 मिनट मज़ीद बोल सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, और टाइम की कीमत आपको बताते रहते हैं तारिक नियाज़ी साहब। दोस्तों, वाकई मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल, जब तक हम इस शख्स सलीम साहब की खुद नहीं सुनते, यानी हमारी
मैं ये कहूँगी मेरे जज्बात जो है ना, मैं जज्बाती हो गई वीडियो देख कर। मैं वाकई उनके दुश्मन बहुत से इम्प्रेस। दोस्त तक का सफ़र उन्होंने बताया, और किस तरीके से, और कोई मतलब कोई पर्सनल, कोई कह रहे मेरा कोई पर्सनल था भी नहीं उनसे। हाँ हाँ, और अभी तक कह रहे हैं कि मैंने जो उस वक्त किया वो किया, उस पर शर्मिंदा भी नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि उस वक्त मुझे लड़ना था मुसलमानों के लिए, मसाइल के लिए। कमाल यार, कमाल कमाल। अच्छा, उनको ये लग रहा था गुजरात में जो भी हुआ है उस पर मोदी जी गमगीन नहीं है, जबकि उन्होंने बोला कि जब मैं उनसे फेस टू फेस मिला तो वो गमगीन थे। अफसोस था उन्हें, बहुत अफसोस था। तो वो होती है तो कि कभी जब कभी तक ये होता है कि सुनी हुई अच्छा, बातों पे जाके हम जज कर रहे होते हैं किसी इंसान को, तो गलत होता है वो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स या ये चीज़ें मोदी जी चीज़ें हटा दें। साइड में कर। अगर हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में रिलेटिव्स होते हैं या दोस्त होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, जब हमें अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है तो हम उससे डायरेक्ट बात करते हैं। हम बीच के रास्ते यूज़ ना करें। यूज़ ना करें। हम वो मिसअंडरस्टैंडिंगें बढ़ती हैं, मज़ीद ताल्लुकात ख़राब होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल दें। अच्छा, मैंने एक चीज़ सुनी है, बोलने से मसले हल हो जाते हैं। कौन सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन मैंने सुना है कि बोलने से मसले हल हो जाते हैं। यानी कि आप अगर दिल की बात कर अगर देते हैं, आपको किसी से कोई भी मसला है तो आप उससे बात करो, बात हर करें, तरीके से मिलें, बात करो। मिलें, बात हाँ, करें, आपके मसले बात हल हो। करके मसले का हल उस निकलेगा। उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या वो चाहते हैं, हो सकता है उस चीज़ का इंतज़ार अच्छा, कर। वो क्या कुछ नहीं सोच रहे थे? बिल्कुल। इंग्लैंड, लंदन, यहाँ इसका एम्बेसडर, उसका वो, बिल्कुल। ये वो, इन सबको हिला के रख दिया उन्होंने। इससे बेहतर था पहली फुर्सत में मोदी जी से मिलकर वही- बात कर लेते। तो वही वाली बात है। ही नहीं होते, इतना पैसे भी खर्च नहीं होते। वो तो कह रहे वही हैं कि वाली- इंडिविजुअली मैंने इतना वो करा। वही वाली बात है कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी बात करेंगे ना, वो बात बिल्कुल करने जो से उनकी सोच थी मोदी जी को लेके, मैं ये कहूँगी वो टोटली बरक्स निकले उससे। अब उनके बिल्कुल अब opposite। तो उनके सपोर्टर हो गए ना, बताया ना उन्होंने। तो दोस्तों, बहुत जितनी बढ़िया तारीफ वीडियो, की कहते जाए, हैं ना, बढ़िया है। जितनी तारीफ की जाए कम है। कम है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।